7 बजे से, और कल पूरी कोशिश किया जाएगा कि मैं 7:15 बजे आ जाऊं। आज मैं 15 मिनट, लगभग 14 मिनट आपके सामने लेट उपस्थित हो रहा हूं दोस्तों। ठंडी बहुत ज़्यादा थी और आप जानती हैं कि नैतिक क्रियाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट ने शुरू कर दिया है आपके यूपी लेखपाल का एक टारगेट बैच। टारगेट बैच का मतलब ये कि आपको मतलब सफलता दिलाने का प्रण चंद्रा इंस्टीट्यूट ने ले लिया है। और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे ये जो क्लासेस हैं, महत्वपूर्ण क्लासेस, इन सभी क्लासेस को आप डेली नियमित रूप से आप उसको देखा करें और कॉपी पेन लेकर के अवश्य बैठें। यहां से प्रोवाइड किए जा रहे जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसे आप जरूर लिखते चलें और तेजी से अपना स्क्रीनशॉट लेते चलें। और लास्ट में आप मुझे यह भी बताया करिए कि आपने कितना प्रश्न दोस्तों सही किया था। तो मैं आप सभी से फिर से वही मेरा रिक्वेस्ट कि आप जितने जैसे जैसे जुड़े आप दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे हम उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चंद्रा इंस्टीट्यूट ने ठाना है कि अब की बार आपको यूपी लेखपाल में अवश्य सफलता मिलेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने यूपी पेट में एक कीर्तिमान स्थापित किया था कि लगातार लगभग 40 से 45 प्रैक्टिस सेट का आयोजन दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, सेम वही प्लेटफॉर्म पर हम लोग फिर से काम कर रहे हैं लेखपाल के लिए। ठीक है, तो अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े। और ये देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। पहला है बढ़ते हुए परमाणु भार में, दूसरा है बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, और तीसरा है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, और चौथा है घटते हुए परमाणु भार में। तो दोस्तों यहां पर जो आपका विकल्प सही होगा वो सी ऑप्शन सही विकल्प होगा, क्योंकि तत्वों का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में यानी कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में दोस्तों यहां पर अरेंज किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही विकल्प होगा। ये चल क्यों नहीं रहा? ठीक, तो यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही विकल्प होगा। देखिए यहां पर पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, तो क्लू आपको यहीं से पकड़ना है। मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी था, मूल आवर्त सारणी बच्चों यह तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था, परमाणु भार पर। और यहां पर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, आधुनिक आवर्त सारणी यह परमाणु क्रमांक पर या परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को जब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तो यहां पर आपका जो विकल्प सही होगा वो सी ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए वर्ग, एक तरफ आवर्त सारणी में वर्गों का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ दिया गया है कि उसका नाम क्या है। तो बच्चों जो वर्ग एक होता है, वर्ग एक वो क्षारीय धातुओं का वर्ग होता है, क्षारीय धातुओं का वर्ग होता है। और वर्ग दो जो होता है बच्चों ये क्षारीय मृदा धातुओं का वर्ग होता है। वर्ग 17 बच्चों हैलोजन का वर्ग होता है, इसमें हैलोजन रखे गए हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और वर्ग 18 बच्चों उत्कृष्ट गैसों का वर्ग होता है, उत्कृष्ट गैसों का, जैसे हीलियम है, जैसे नियॉन है, जैसे आर्गन है, क्रिप्टॉन है। तो देखिए हमारा जो अरेंजमेंट सेट हो रहा है वो बच्चों यहां पर सेट हो रहा है। एक के नीचे हमने लिख दिया क्षारीय धातु यानी कि 2,
बी के नीचे हमने लिख दिया क्षारीय मृदा धातु यानी कि 3, सी के नीचे हमने लिख दिया हैलोजेंस यानी कि 4, और डी के नीचे हमने लिख दिया ए 1 यानी कि उत्कृष्ट गैसें, यानी 2 3 4 1। हमें देखना है कि किस ऑप्शन में ये अरेंजमेंट हमारा फुलफिल हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखिए, ऑप्शंस में दिया गया है 2 3 4 1 का अरेंजमेंट पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो यहां पर जो विकल्प हमारा दोस्तों सही होगा वो ए ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा, हेलो क्या अब आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए। मोहिनी, पॉल, शिव नारायण यादव, उमेश कुमार, प्रशांत कुमार, शाश्वत यादव, अब आवाज आ रही है या नहीं? कमेंट करके अवश्य बताएं, जल्दी सूचित करें। मुझे उम्मीद है कि आवाज अब सही हो गया होगा। चलिए देखिए, आइए यहां पर मैं ये कह रहा था कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्नलिखित गुणों में होने वाले परिवर्तन में गलत युग्म चुनना था। तो बच्चों हमारे आवर्त सारणी में पहली बात तो वर्ग क्या है वो सुनिए। हमारे आवर्त सारणी में अगर आपने आवर्त सारणी देखा होगा तो हमारे आवर्त सारणी में ऐसे 7 क्षैतिज लाइनें होती हैं जिसे बच्चों आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं, और 18 खड़ी लाइनें ऐसे होती हैं जिसे वर्ग कहते हैं, जिसे वर्ग कहते हैं। तो ये जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है बच्चों, इसे वर्ग कहा जाता है, और जो लेफ्ट टू राइट वाली लाइन है बच्चों, इसे आवर्त कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों में कौन सा युग्म यहां पर आपका गलत है? तो देखिए, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, तो यह सही था। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर दिया है बढ़ता है, यही गलत है, बल्कि क्या होता है? घटता है। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी गैसीय परमाणु के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, तो यह घटता है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है, बिल्कुल सही है। धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन ही हमारा गलत था और हमें गलत युग्म चुनना था, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये है कोई न्यूक्लियस, किसी एटम का ये है न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट शेल, और इस आउटर मोस्ट शेल में
यहां पर है कोई इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें ऊर्जा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा की यही मात्रा आयनन ऊर्जा कहलाता है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। तो देखिए यहां पर आयनन ऊर्जा सी ऑप्शन में दिया गया है। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा दोनों एक ही है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आयनन ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट बच्चों अगर मैं बताऊं तो इसका यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। और एक चीज और यहां पर समझिएगा कि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा का मान जो होता है, आयनन ऊर्जा के मान में बच्चों वृद्धि होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नाभिक पर आवेश यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर N और C का मतलब समझिएगा, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक पर आवेश बढ़ता है। तो नाभिक पर आवेश बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान भी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ जाता है। और अगर मैं कहूं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो बच्चों ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों घटता है अगर आपसे यह पूछ ले तो बताइएगा कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ने के कारण, परमाणु की त्रिज्या बढ़ने के कारण। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट अपना याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है क्योंकि नाभिक पर आवेश बढ़ जाता है। तो यहां पर जो आपका बच्चों विकल्प सही होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही होगा। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न पूछा है कि जब किसी परमाणु में वाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है। देखिए ये आयनन ऊर्जा का उल्टा कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, तो जो ऊर्जा निकल देना पड़ रहा था उसे बोल रहे थे आयनन ऊर्जा। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे यह है न्यूक्लियस और यह है आउटर मोस्ट शेल, अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को हमें आउटर मोस्ट शेल में ऐड करना है। तो जो ऐड करने पर ये जो एटम होगा ये खुश होगा और एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। और यही ऊर्जा मुक्त होने वाली, जो ऊर्जा की मुक्त होने वाली जो मात्रा है बच्चों, इसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो देखिए कहां पर दिया है, बी ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बी ऑप्शन यहां पर एग्जैक्टली सही विकल्प होगा। ठीक है, अभी भी साउंड नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों छठवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है सबसे हल्का तत्व, दूसरी तरफ दिया गया है सबसे भारी तत्व, और तीसरी तरफ दिया है सबसे हल्का धातु तत्व, और चौथा है भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है। तो ये देखिए ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। सबसे हल्का तत्व की अगर मैं बात करूं तो वो हाइड्रोजन होता है, तो एक के नीचे आप लिखिए 4। सबसे भारी तत्व की बात करें तो ऑस्मियम होता है, तो बी के नीचे लिखिए 3। सबसे हल्का धातु तत्व बच्चों लिथियम होता है, तो यहां पर हमने लिखा 2। और भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है एल्यूमिनियम, तो 1। 4 3 2 1 का कॉन्सेप्ट यहां पर मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में 4 3 2 1 है। देखिए यहां पर डी ऑप्शन में दिया गया है 4 3 2 1, तो यहां पर जो विकल्प सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी लोगों ने यहां पर डी ऑप्शन दिया है। अजय गुप्ता, शाश्वत यादव, मोहनी पाल, मनीष ठाकुर,
उमेश कुमार का डी ऑप्शन, वेरी गुड। अमित श्रीवास्तव डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बच्चों आपसे यहां पर पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र रूप है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये है आपका फॉर्मूला। ऐसे ही ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, CaSO4 इंटू 2H2O अगर दिया गया होता बच्चों तो उसे हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको यहां पर इसको सुमेलित करना है, यानी कि हर ऑप्शंस को दूसरे वाले ऑप्शन से अरेंज करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके स्थान पर सेट होता है। तो बच्चों ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये बारूद बनाने में यूज होता है। तो पहले आप यहां पर लिखे A, B, C और D। ए के नीचे आपने लिखना है 1, क्योंकि ये बारूद बनाने में यूज होता है। पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो बच्चों फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, उर्वरक होता है, यानी कि बी के नीचे हमने लिख दिया 4। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है बच्चों ये बेकरी में यूज होता है, तो हमने यहां पर लिख दिया 2। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है वो फोटोग्राफिक में यूज होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया 3, ठीक है। तो 1 4 2 3 ये डी ऑप्शन में आ रहा है। 1 4 2 3 डी ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 9th में प्रश्न है कि इनमें से किस एक में रजत यानी कि सिल्वर, रजत का मतलब है बच्चों सिल्वर, उपस्थित नहीं होता। सिल्वर को ही रजत कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर, चाहे चांदी बोले चाहे सिल्वर बोले बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर कौन है जिसमें रजत उपस्थित नहीं है? पहला है रूबी सिल्वर, दूसरा है जर्मन सिल्वर, तीसरा है हॉर्न सिल्वर, चौथा है लूनर कास्टिक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा जवाब सही होगा, ठीक है। आपको यहां पर कमेंट करना है। देखिए बच्चों ये जो हॉर्न सिल्वर होता है ये सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है। लूनर कास्टिक जो होता है ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है। तो लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम जो होता है वो AgNO3 होता है, ठीक है। और देखिए जर्मन सिल्वर, इसका नाम सुन करके भले ही लग रहा हो कि ये मतलब सिल्वर है इसमें, लेकिन सच में जर्मन सिल्वर में ही सिल्वर नहीं होता। ये बच्चों कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर होता है बच्चों 60%, जिंक होता है 20%, निकिल होता है 20%, अर्थात इसमें सिल्वर नहीं होता। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका बच्चों सही विकल्प हो जाएगा, बी ऑप्शन। और देख रहा हूं कि बी ऑप्शन की झड़ी लगा दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड, बी ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा। और यहां पर देखिएगा ये जो रूबी सिल्वर होता है ये भी सिल्वर का ओर होता है, सिल्वर का अयस्क होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो Ag2S Sb2O3 इसका फॉर्मूला होता है, Sb2O3 इसका फॉर्मूला होता है। यानी रूबी सिल्वर में भी सिल्वर होता है और हॉर्न सिल्वर में भी सिल्वर होता है, लूनार कास्टिक में भी सिल्वर होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही विकल्प होगा। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि गन मेटल का मिश्रित रूप है। गन मेटल में क्या क्या पाया जाता है, आपसे यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों गन मेटल में तांबा, टिन और जिंक पाया जाता है। तांबा, टिन और जिंक पाया जाता है। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही विकल्प होगा।
इसमें बच्चों जो तांबा होता है, तांबा ये 88% होता है। ठीक है, तांबा जो होता है ये 88% होता है। और टिन बच्चों, टिन 10% होता है। कितना? 10%। और जिंक बच्चों ये 2% होता है। ठीक है, तो तांबा कितना होता है? 88, टिन कितना होता है? 10, और जिंक कितना होता है? 2%। बी ऑप्शन सही विकल्प है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न आपसे पूछा है कि धातुओं का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। धातुओं का राजा यानी कि किंग ऑफ मेटल्स किसे कहा जाता है? तो बच्चों धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, गोल्ड को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। बच्चों क्लास को शेयर करते रहिए, अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में गलत युग्म चुनिए। ठीक है, गलत युग्म आपको बताना है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। पहला है जिंक फॉस्फाइड, उसके सामने दिया है चूहा विष, ये तो पूरी तरीके से सही है। दूसरा है सिल्वर आयोडाइड, फिर दिया है सिल्वर क्लोराइड जिसमें दिया है कृत्रिम वर्षा, जिंक सल्फाइड फिलोसफर वुल, और सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर। कौन सा युग्म आपका यहां पर बच्चों गलत है? तो बच्चों मुझे लगता है कि यह प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है। प्रश्न यह गलत है कि यहां पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। इस प्रश्न को थोड़ा सा सही करिएगा। यहां पर जो गलत युग्म लिखा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है या सत्य है। आपको यह चुनना है कौन सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा कि ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड ये हॉर्न सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए है। और ये जो फिलास्फर वुल होता है ये जिंक सल्फाइड नहीं होता, ये जिंक ऑक्साइड होता है। फिलास्फर वुल जो होता है ये जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। तो यानी कि आपका यहां पर ये वाला भी ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन भी गलत है, सी वाला ऑप्शन भी गलत है, और डी वाला ऑप्शन भी गलत है। क्योंकि सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है, और सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये हॉर्न सिल्वर होता है, और जिंक ऑक्साइड होता है फिलास्फर वुल। जिंक सल्फाइड जो होता है ये फिलास्फर वुल नहीं होता, जिंक सल्फाइड जो होता है ये फिलास्फर वुल होता है। यानी कि हमारे बी, सी और डी ऑप्शन यहां पर गलत है। लेकिन जिंक फॉस्फाइड जो होता है ये चूहे के विष में यूज किया जाता है, और ये वाला कथन हमारा सही है। तो हमारा जो प्रश्न होना चाहिए था कि कौन सही है, कौन सही है, तो ए ऑप्शन यहां पर बच्चों सही विकल्प होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है लुनार कॉस्टिक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सेम वही प्रश्न आ गया जो अभी मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लुनार कॉस्टिक के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। 14th में आइए, इनमें से किस एक में रजत उपस्थित नहीं होता? सेम प्रश्न आ गया ये तो यहां पर आपका जर्मन सिल्वर सही होगा, बी ऑप्शन सही विकल्प होगा, बी ऑप्शन। सेम वही प्रश्न रिपीट हुआ है। आइए नेक्स्ट 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरी तरफ दिया है सूची 2। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन किसके स्थान पर सेट हो रहा है। तो बच्चों आपको सुमेलित करना है। देखिए ये जियोलाइट जो होता है, जिसका पूरा नाम होता है सोडियम जियोलाइट, Na2Al2S2O3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो ये जो जियोलाइट होता है ये जल के शुद्धिकरण में यूज होता है, जल के शुद्धिकरण में। तो पहले मैं यहां पर ए लिखा और ए के नीचे हमने लिख दिया 4। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है बच्चों, ये प्यूरिफायर के रूप में यूज होता है, यानी कि हमने बी के नीचे लिख दिया 3। ग्रेफाइट जो होता है ये शुष्क सेल में यूज होता है, तो सी के नीचे हमने लिख दिया 1। सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपो कहते हैं, हाइपो, जो कि फोटोग्राफिक में यूज होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया डी के नीचे हमने लिख दिया 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 का ऑप्शन यहां पर आपका सेट हो रहा है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका सही है। 4 3 1 2 सी ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बच्चों यहां पर आपका सही विकल्प होगा। 4 3 1 2, वेरी गुड। जीएस एक्सप्रेस, वेरी गुड। संतोष कुमार, प्रशांत, शिखा द्विवेदी, उमेश कुमार, उदयभान यादव, दीपा सिंह, ऋतुराज प्रजापति, चलिए नेक्स्ट अगला है प्रश्न। निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करिए। पहला है सबसे बड़ी पादप कोशिका कॉलेर्पो टैक्सीफोलिया, सब पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका है आपसे पूछा गया है शुक्राणु। तो ये आपको अरेंज करना है। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पौधों की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है कॉर्लेपो टैक्सीफोलिया, ठीक है, यानी ए के नीचे हमारा पहला वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो यहां पर शुक्राणु दिया है। देखिए, सबसे छोटी कोशिका अगर यहां पर शुक्राणु ना होता तो ग्रैन्यूल सेल होता, और अगर शुक्राणु भी मतलब ग्रैन्यूल सेल भी ना होता तो लाल रुधिर कणिकाएं होती, ठीक है। तो लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये भी अगर ऑप्शन में होता तो आपका सही हो जाता, ठीक है। तो यहां पर बी के लिए हम लिख देंगे 4, बी के नीचे 4। मानव की सबसे बड़ी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि सी के नीचे हमने लिख दिया 2। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, तो हमने डी के नीचे लिख दिया 3। 1 4 2 3 का ऑप्शन यहां पर सेट हो रहा है। 1 4 2 3 देखिए कहां पर मिल रहा है। अच्छा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है टाइपिस्ट महोदय ने, तो आप अपने से इसको लिख लीजिएगा। 1 4 2 3 आप इसको सही से अपने से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। 1 4 2 3 यहां पर सही विकल्प है, ठीक है। जिस विकल्प में आपका 1 4 2 3 रहेगा वो वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स है। तो लाइसोसोम्स जो होता है बच्चों, ये पाचन केंद्र होता है। ए ऑप्शन सही होगा। लाइसोसोम का कार्य, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की खोज बच्चों डी डूव नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम्स का कार्य होता है पाचक एंजाइम का निर्माण करना, पाचक एंजाइम का निर्माण करना इसका कार्य होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे पाचन केंद्र कहते हैं। और इस लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द शेल के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन यहां पर सही विकल्प है। आइए अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत कोशिकाएं, इसमें तो पाई जाती हैं, यह गलत है। श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं,
लाल रुधिर कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, यही ऑप्शन आपका सही होगा। लाल यानी कि आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये दोनों चीजें बच्चों एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। तो यहां पर आपका सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प होगा। ठीक है, 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप होता है? तो गुणसूत्र जो होता है बच्चों, ये क्रोमैटिन धागों का परिवर्तित रूप होता है। ए ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, मिस उपासना शर्मा ने लिखा है कि पाचन क्रिया में डी डुबे ने किया था खोज लाइसोसोम की। पाचन क्रिया में नहीं किया था, लाइसोसोम की खोज बिल्ली की रेखित पेशियों में किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। तो ये क्रोमैटिन धागों का ए ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, यानी पहले ए, बी, सी और डी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, 2 हो गया। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया है, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया। जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे ने किया है, तो 1 लिख दिया। और राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया है, तो 4 लिख दिया। 2 3 1 4 का कॉन्सेप्ट बन रहा है, 2 3 1 4। तो देखिए कहां पर दिया गया है, 2 3 1 4 ए ऑप्शन में ही मिल गया, तो ए ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, बिल्कुल अमन वर्मा, सुपर टेट। देखिए क्वेश्चंस कुछ भी हो, लेकिन वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो आइए नेक्स्ट 21वां प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है? विषाणुओं को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। कोशिका सिद्धांत का यह अपवाद है। नेक्स्ट, ट्वेंटी 23 में पूछा गया है कि लिगामेंट और टेंडन है। तो बच्चों लिगामेंट और टेंडन जो होता है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी ये कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट जो होता है, ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। कौन? लिगामेंट। और टेंडन जो होता है बच्चों, टेंडन ये बोन को मसल्स से जोड़ने का काम करता है। बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। और लिगामेंट जो होता है, ये 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सेशन यहां पर मेरे द्वारा समाप्त हो रहा है। आगे अब कृति मैम आ चुकी हैं, तो आप उनसे ये क्लास लीड होने वाली है, तो मैम को बुला रहा हूं, स्वागत करिए मैम का। और संख्या कम से कम 1000 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लीजिए मैम। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने साइंस के क्वेश्चन देखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर 25 क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर कई सारे सेगमेंट हैं जो आपको एक सिलेबस, एक पोर्शन के अंतर्गत देखने हैं। साइंस आपको सर ने दिखाया, और यहाँ पर हम बात करते हैं जितने भी अदर सब्जेक्ट आपको जीएस में इन्वॉल्व है, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आप एक एक करके क्वेश्चंस को सुनिए और इसके साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि अब आप तैयार हो रहे हैं लेखपाल की परीक्षा के लिए। आइए, सबसे पहला सवाल है आपके सामने,
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? ऑप्शन इज आनंद, महाकश्यप या उपाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए, जैसा आप लोगों को ये बात पता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की बात अगर हम करें तो गौतम बुद्ध ने बोध गया से अपना सबसे पहले जो शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा जो है ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जहां पर इन्होंने अपने निकटतम 5 शिष्यों के साथ यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत अपने इन शिक्षा जो उनकी शिक्षा थी उसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही सही जितने लोग कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऑप्शन बी के साथ भी जा रहे हैं, बिल्कुल। कुछ लोग ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मृत्यु के उपरांत जो है आनंद नामक जो है व्यक्ति को इन्होंने अपने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। बोध गया में इनको अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में इनको अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देन आपके सारनाथ में इन्होंने अपना जो है पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और फिर आपका कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, हमें बहुत ही माइनर से पॉइंट्स को भी ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और आज खास करके हमने जीएस के अंदर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में रखे हैं यहाँ पर आपके सामने, ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। बहुत ध्यान से देखिए और आपको फिर लास्ट में समझ में आएगा कि क्वेश्चंस करने का फायदा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन ए इज अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी इब्न बतूता या ऑप्शन डी जियाउद्दीन। चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। डाक व्यवस्था की बात हो रही है, डाक व्यवस्था। अच्छा, इब्न बतूता के बारे में आप लोग इतना चीजें जान लीजिए। इब्न बतूता के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये जो है अफ्रीकी यात्री थे। ये अफ्रीकी यात्री थे जो भारत में आए थे। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो भारत में आए थे और इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी बात हम कर रहे हैं, इब्न बतूता की। इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और फिर इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहेला में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितनी भी घटनाएं थी, इन्होंने इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहेला में अपने इन तुगलक के समय की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी यहाँ की घटनाएं हुई, उनके सारे के बारे में यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है। और यहाँ पर उसी व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि डाक व्यवस्था का प्रचार प्रसार किस व्यक्ति ने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। इब्न बतूता होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए, बिल्कुल सही। जितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्राचीन समय में बहुत सारे घटनाएं हुई, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए जिनको आज भी हम इतिहास की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं युद्ध या कह सकते हैं निर्णयकारी युद्ध मानते हैं। और पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन व्यक्तियों के बीच में या किन किन मुगल शाह के बीच में लड़ा गया था? हेमू तथा अकबर के बीच में, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, नादिर शाह तथा मुगलों के बीच में। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानीपत का तीसरा युद्ध। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिएगा फटाफट से। किसके किसके बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहां पर भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मराठा तथा अहमद शाह अच्छा, ऑप्शन सी में दे रहा है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यहां पर पानीपत की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खालसा पंथ की स्थापना की गई है किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिख धर्म के अंतर्गत ये आता है खालसा पंथ, और सिख धर्म का ही उल्लेख करता है ये खालसा पंथ। अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग धर्म में, उनके संप्रदाय के हिसाब से हमने अलग अलग पंथों की स्थापना की, और सिख धर्म के गुरुओं के द्वारा ही ये पंथ स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से वो सिख गुरु हैं जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है, या फिर जिन्हें श्रेय दिया जाता है खालसा पंथ की स्थापना का। ऑप्शन ए इज गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक सिंह, गुरु नानक ने, या फिर ऑप्शन डी इज गुरु तेग बहादुर। चलिए फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं कि गुरु नानक की, यहां पर कई सारे नाम आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहां पर और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे अगर गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनको जाना जाता है आदि ग्रंथ के लिए। इनको सिख धर्म के एक ग्रंथ जिसका नाम है आदि ग्रंथ, और आदि ग्रंथ की स्थापना करने वाले या आदि ग्रंथ के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है गुरु अर्जुन देव को। और यहां पर खालसा पंथ की बात हो रहा है, तो यहां पर ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, यानी ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ अगर आपसे सवाल पूछता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की है, सिख धर्म की स्थापना किसने की है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि गुरु नानक ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना की है, और गुरु गोविंद जो है सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। खालसा पंथ इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 5 नंबर। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से, या फिर घोड़ों से? रानीखेत बीमारी का संबंध है किससे है? फटाफट से बताइए रानीखेत बीमारी का संबंध है किससे, और यह किस तरीके की बीमारी है? क्या ये वायरस से होने वाली बीमारी है, क्या ये कवक से होने वाली बीमारी है, या क्या ये परजीवी से होने वाली बीमारी है? फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वायरस से होने वाली बीमारियों में अगर हम बात करें कि ये इसका संबंध किस प्रकार की बीमारी से है, तो यह बीमारी जो है आपकी मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और यह मुर्गियों में होने वाली एक छुआछूत की बीमारी है। एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी तक यह बीमारी पहुंच सकती है छुआछूत के माध्यम से। और अगर आपसे पूछा जाए कि रानीखेत बीमारी का स्तर जो है तात्पर्य किस प्रकार की बीमारियों से है, तो यह एक वायरल इन्फेक्शन है। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है रानीखेत। इसका संबंध है मुर्गियों से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अभी आप हाल में देख रहे हैं कि हमारे भारत में पूरे विश्व के कई सारे देशों में कोविड-19 का जो है बहुत ही महत्व है। और अगर हम इस महामारी की बात करते हैं तो महामारी से संबंधित एक न एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अभी प्रीवियस जितने भी हमारे इस साल एग्जाम आयोजित हुए हैं, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके कोविड-19 से रिलेटेड जरूर आ रहे हैं। तो अब अगला सेशन जब भी होगा तो हम आपसे इससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए कुछ अन्य सवालों को भी कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम लोग फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा।
निम्नलिखित में से किस विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस जो है फल में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी अमरूद में, ऑप्शन सी आम में, या फिर ऑप्शन डी संतरे में। चलिए फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट से बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की, अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की, तो इससे जो है ज्यादातर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको खून बहना और जो घाव के भरने की मात्रा जो है ये कम से कम होती जाती है। और अगर हम विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो यहाँ पर नींबू है, आंवला है, मतलब जितनी भी आपके पास खट्टी चीजें हैं, जितनी भी आपके पास खट्टी चीजें हैं, सबसे सरल तरीका है, आसान तरीके से याद रखिएगा कि अगर विटामिन सी के स्रोत की बात आती है तो आपका जवाब होगा कि जितने भी हमारे पास खट्टी सामग्रियां हैं वो। इसके साथ साथ हम टमाटर या पत्तेदार सब्जियों को भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और यहां पर अगर हम खट्टी सामग्रियों की बात करें तो देखिए आपको साफ समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर क्या हो सकता है। तो विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा बात हो रही है। आपको खट्टी फलों के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन सर्वाधिक तो आपको सबसे ज्यादा इनमें से देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब में से आपको संतरा है जो विटामिन सी का स्रोत है सॉरी, विटामिन सी का स्रोत है, और इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रीसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रीड एंड मेमोराइज से, रिकॉल ऑल मेमोरीज से। रैम से तात्पर्य है, रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में पाई जाती है, और इसके द्वारा हम अपने डेटा को सबसे पहले स्टोर कर पाते हैं। अगर प्रोसेसिंग के दौरान स्टोरेज की बात आती है तो हम रैम में स्टोर करते हैं। और यहां पर रैम का फुल फॉर्म देखें तो साफ साफ आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सबसे अच्छी विशेषता इसकी यह होती है कि रैम के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आप ध्यान रखिएगा कि रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है अस्थाई। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बिल्कुल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताइए कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा के कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्या हम गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? क्या हम स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? क्या हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? या फिर क्या हम विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? वायु शक्ति के माध्यम से हम किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? भाई आप लोग बहुत ही स्लो कमेंट कर रहे हैं, हम आपके कमेंट देख रहे हैं, आपके कमेंट बहुत ही स्लो आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा तेजी के साथ कमेंट करिए, और इसके साथ साथ आप सभी अपनी अपनी क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सेशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके जो है हम सफलता के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। सुबह 7 बजे आपको जीएस और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास के भी सेशन होंगे। आज आपको शायद ग्रामीण विकास के क्वेश्चन न मिल पाए, लेकिन कल से ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वायु शक्ति के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उनके निम्नलिखित में से किस एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है? डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगर हम डॉक्टर अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। और अगर आप इसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गई कि इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 5 क्षेत्रों में, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और फिर आपका जीव विज्ञान,
फिर आपका आता है शांति के क्षेत्र में साहित्य रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन 5 क्षेत्रों में आपको प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष किसी देश के ऐसे वैज्ञानिक को जिन्होंने किसी नए काम को खोजा है तो उनके उस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और डॉक्टर अमर्त्य सेन को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया। आपको मुझे यह भी कमेंट करके बताना है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? आप मुझे नीचे वीडियो के खत्म होने के पश्चात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। जबकि यहां पर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ है कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश से, केरल से, उड़ीसा से या तमिलनाडु से? बताइएगा फटाफट से। कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ है कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश से, केरल से, उड़ीसा से या फिर तमिलनाडु से? क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। कुचिपुड़ी का संबंध कौन से राज्य से है? कुचिपुड़ी फटाफट से बताइएगा, कुचिपुड़ी का संबंध कौन से राज्य से है? बिल्कुल यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, काफी शानदार। आपको सारे के सारे साउथ स्टेट का नाम दिया हुआ है और शायद आप कंफ्यूज होते हैं। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो हमारे सब एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं और यहां पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने लोग कह रहे हैं आंध्र प्रदेश, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी इज अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी इज अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन डी इज अनुच्छेद 351 ए। फटाफट से बताइएगा कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि हम प्राथमिक स्तर में मातृभाषा को अपनी शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए चुन सकते हैं। तो अगर हम भाषा की बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए में बात हुई है किसकी? मातृभाषा से संबंधित है और हम इसको मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर भाषा के रूप में चुन सकते हैं। और आप सब जानते हैं क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने मदर टंग की तो हमारे भारत में मदर टंग के रूप में हम हिंदी को चुनते हैं और अगर हम स्थानीय भाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिक स्तर में अपना माध्यम बनाएं तो हम शायद उतनी आसान तरीके से बालक या बालिकाओं को अपने ज्ञान संबंधी चीजें बता सकते हैं। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी होगा क्योंकि अनुच्छेद 350 ए में इसका उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए अभी आवाज क्लियर हो गई होगी, तो आई होप आपको सभी लोगों को आवाज आने लगी होगी। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि मॉनिटर शब्द की बात हम करते हैं तो मॉनिटर हमारे लिए कंप्यूटर के साथ प्रयोग की जाने वाली सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस है। अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसे हम बीडीयू के नाम से भी जानते हैं, इसे ही हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी क्षमता की बात करते हैं तो इसे हम रिजोल्यूशन या पिक्सल में नापते हैं। यहां पर बार बार शब्द दिया गया है उपयोगिता, चूंकि हम कंप्यूटर या किसी ऐसे विषय की बात करते हैं जैसे कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, तो यहां पर हम शब्दों को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हम ज्यादा क्लियरली उनको समझ पाएंगे। इसलिए आप ध्यान दिया करिएगा कि जब कभी आपको हिंदी में वर्ड ना समझ में आए तो आप इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। तो देखिए यहां पर शब्द है यूजर, तो ऑप्शन सी में कह रहा है कि यूजर को प्रोग्राम चलाने की इजाजत देता है, बिल्कुल। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयोगिता को प्रोग्राम में परिवर्तन करने की इजाजत देता है, जबकि ऑप्शन बी में कह रहा है कि प्रोग्राम में प्रवेश करने की, नहीं भाई प्रवेश नहीं करता है, वो प्रोग्राम को चलाने की आवश्यक इजाजत देता है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, क्या है भाई? राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री क्या है? नीम है, आम है, पीपल है या देवधर है? बताइए। देखिए यहां पर अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा चूंकि यूपी में है तो यूपी का भी देख लीजिएगा। राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है अशोक, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में या फिर कोलकाता में? दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में या फिर कोलकाता में? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, देहरादून, भोपाल, कोलकाता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, देहरादून। और आइए आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम सवाल, और बहुत ही इजी कह सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने ये सारे जितने भी आपके अध्ययन किए जाते हैं साइंस के अंतर्गत, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, फिर आपका यहाँ पर जितने भी प्रकार के अध्ययन होते हैं, फूलों का अध्ययन, कवक का अध्ययन, सबके अध्ययन को आप किस नाम से जानते हैं ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक न एक सवाल जीएस के अंतर्गत यहां से अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि आपके पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड तो होता ही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। अब आपको बताना है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब फटाफट से आप बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन सी। शुभम यादव कह रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निशा यादव सेरिकल्चर बता रही है, सेरिकल्चर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। रेशम कीट पालन की बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज के ये थे 25 और आपको साइंस में कराए गए 25 क्वेश्चन। तो ये टॉप कौन सा नंबर? 16। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, शायद एक बार फिर से रिपीट करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। फटाफट से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं CR दास हैं, महात्मा गांधी हैं, राजा राम मोहन राय हैं या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ पर आप में से कितने लोगों ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब आपने दिया था और आप में से किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार हमें कंफर्म करें कि यहाँ पर आपको क्या डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइएगा कि इसमें आपको क्या डाउट आ रहा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1828 में कोलकाता शहर में इसका जो है जो संस्थापना की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। तो चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग फटाफट से कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अच्छा, शशि यादव ने कहा है 20 करेक्ट आउट ऑफ 25। वेरी गुड, नाइस अटेम्प्ट आपका शशि यादव। अगर आपके 20 या 20 प्लस सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही परफेक्ट तैयारी कर रहे हैं। और एक एक क्रिएशन, वेरी गुड, वेरी नाइस, शानदार। आपने कहा है कि आपका 24 क्वेश्चन सही है 25 में से। तो आप सभी लोग फटाफट से अपने अपने का जो है जितने भी आंसर सही हुए हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ सुन लीजिएगा कि अब आपको ये प्रैक्टिस मिलेगी कल वापस से 7:15 बजे। तो 7:15 बजे हम जीएस और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास के साथ आपके सामने होंगे और आप सब अपनी तैयारी को एक बार अंतिम तौर पर कह सकते हैं कि एक बार और अच्छे तरीके से चेक करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हो। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल में आएंगे और अगर आप कॉन्फिडेंस होंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।